बोलिए आयो लाल चौ जय झूलेलाल। दाड़ो सुठो। विश्व सिंधु फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री गुरमुख जागवानी जी, लोकसभा सांसद और हमारे बहुत ही डायनेमिक सांसद श्री शंकर लालवानी जी और डॉक्टर राजू मनवानी जी, श्री बांसदेव देवनानी जी, स्पीकर अच्छा पीताम्बर को, श्री श्रीचंद जी कृपलानी, श्री भगवान दास जी शबनानी, श्री अशोक जी रोहानी, श्री कुमार जी एलानी, डॉक्टर पायल कुकरानी, श्री किशोर अजमाणी और यहाँ मौजूद हमारे सिंधी समाज के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय मुझे आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं सच कहता हूं कि मुझे बेहद खुशी हुई है। सिंधी समाज का आज से नहीं वर्षों से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है, अपनापन का रिश्ता रहा है, क्योंकि हमारा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में भी बड़ी संख्या में हमारे सिंधी समाज के लोग रहते हैं। मैंने लखनऊ में देखा है कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम हो, आयोजन हो अथवा कोई अभियान हो, बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भागीदारी यदि कोई सुनिश्चित करता है तो हमारे सिंधी समाज के लोग करते हैं। आज मैं जब आप सबके बीच यहां पर खड़ा हूं, इस मंच पर आते ही मुझे याद आई श्रद्धेय संत आसुरा राम जी महाराज की। हमारे लखनऊ में रहते थे, प्रायः मैं जाता था तो उनका दर्शन करता था, लेकिन विधि का विधान है, जो आया है उसे शरीर त्यागना ही है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं आप सबके बीच अपनी तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सबके बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आप सब जानते होंगे कि रामायण में एक श्लोक है, जिस श्लोक में राजा दशरथ जी कहते हैं, प्राचीना सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणा पथा। इस श्लोक से साफ हो जाता है कि सिंधु प्रदेश राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था। और इस श्लोक से यह भी साफ हो जाता है कि सिंधु प्रदेश राजा दशरथ जी के राज्य का हिस्सा था और सिंध वह क्षेत्र भी है जहां वेद ज्ञान सबसे पहले आया है। ओम का उच्चार भी यहां सबसे पहले हुआ है। यही इसकी विशेषता है। भारत देश की सनातन संस्कृति में मैं जानता हूं कि हमारी सभ्यता की शुरुआत सप्त सिंधु के रूप में जानी जाती है। जहां मां गंगा को हमारी संस्कृति में सबसे पूज्य माना गया है, वही सिंधु नदी तो भारतीय अस्मिता की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है। और आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि दूसरे देशों में भारत की पहचान ही सिंधु नदी से की जाती है, जिसे रोमन लोगों ने इंडस रिवर कहा है। भारत के बारे में जिस पश्चिमी इतिहासकार ने लिखा है उसका नाम है मेगास्थनीज और उसकी किताब का नाम है इंडिका। यानी भारत की कल्पना आप सिंधु नदी के बिना तो कर ही नहीं सकते। भारत के विभाजन के कारण मेरे साथियों, सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज तो पाकिस्तान में चला गया है। पूरा सिंध प्रांत ही आज पाकिस्तान में है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंध और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है। हमारे लिए उनका महत्व आज भी उतना है जितना हजारों साल पहले था।
और यही कारण है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकालने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज भी हम लोग बड़े गर्व से गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, और आगे भी गाते रहेंगे, सदैव गाते रहेंगे। जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक हम गाते रहेंगे। और साथियों, आज हम जब सिंधी समाज की बात करते हैं तो हम केवल एक समुदाय की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत की बात करते हैं जो सनातन का अटूट हिस्सा है, जिसकी जड़ें भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, जिसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। ऐसी विरासत को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज सिंधी समाज भारत और विश्व भर में अपनी मेहनत और प्रतिभा के लिए जाना जाता है। सिंधी समाज ने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अपनी पहचान बनाई है, और सिंधी समाज ने अपनी अनूठी पहचान को बराबर बनाए रखा है। यह सिंधी समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे वो सिंधी भाषा की मिठास हो, या संत काव्य हो, या फिर सिंधी कला की जीवंतता हो, यह हमारी साझा परंपराओं को दर्शाते हैं। और साथियों, विभाजन के कठिन दौर में जब सिंधी समाज को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी, पलायन करना पड़ा था, मैं मानता हूं तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी थी। यह आपकी विशेषता है। आपने न केवल अपने लिए एक नई शुरुआत की, बल्कि व्यापार, शिक्षा, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसे किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता है। और साथियों, सिंधी समाज के संतों और महान आत्माओं ने मानवता को बहुमूल्य संदेश दिए हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। मैं आज महाकवि चैनराय स्वामी, संत कंवर राम जी, संत रामदास साहिब, स्वामी लीला शाह, स्वामी शांति प्रकाश सहित सभी सिंधी संतों को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मैं आज साधु टी.एल. वासवानी जी को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। और साथियों, उन्होंने वेजिटेरियन लिविंग के विचार को बढ़ावा देने के लिए और एनिमल वेलफेयर की दिशा में महत्वपूर्ण जो कार्य किए हैं, उसे यह भारत देश कभी भूल नहीं सकता है। मेरे बहनों भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इस प्रसन्नता का एक और कारण है, वह है इस कार्यक्रम का प्रायोजन। आज हम नागरिकता संशोधन विधेयक के संबंध में यहां एकत्रित हुए हैं। जैसा मुझे बताया गया है, वर्ष 2019 में मैंने ही लोकसभा में इस नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया था। यह विचार गृह मंत्री रहते हुए मेरे मन में कैसे आया था? ये बैठे हैं हमारे लखनऊ के लोग, सब सारे लोग यहां। इन लोगों ने इसकी जानकारी मुझे दी थी और बताया था ऐसा कुछ होना चाहिए। और मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि कुछ सिंधी समाज के और विभिन्न वर्गों के लोग जो कि नॉन मुस्लिम हैं, वह दिल्ली में भाग कर आए हुए हैं और झोपड़ियों में बड़ी दयनीय स्थिति में वो रह रहे थे। मैं स्वयं उनको देखने गया था और वहां से लौटने के बाद मैंने फैसला किया कि इनको समुचित नागरिकता देने के लिए जो भी कानून आवश्यक होगा हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैंने बात की, मैंने कहा मैं इस दिशा में अब आगे बढ़ रहा हूं। बिल तैयार हुआ, लोकसभा मैंने पेश किया, लोकसभा में पारित भी हुआ। लेकिन वह 2019 का अंतिम दौर था, कुछ ही महीने शेष बचे थे, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। मैंने कई विपक्ष के लोगों से भी बात की, लेकिन लोगों ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा चलिए
इस साल नहीं होगा तो अगले साल तो पास होकर ही रहेगा। और फिर जब गृह मंत्री अमित जी मिले तब मैंने उनसे कहा और उन्होंने फिर उस काम को आगे बढ़ाया। देवियों, सज्जनों, यह बात ध्यान देने वाली है कि हमारी सरकार ने कई पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वर्ष 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बिना पासपोर्ट के भारत में रहने की अनुमति दी है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों के इन भाइयों और बहनों का सम्मान से ही जीने का अधिकार भारत में मिल रहा है और इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पड़ोस के कई देशों में अल्पसंख्यक समुदाय वर्षों से यातना झेलता रहा है। उनके घर जलाए गए, उनके बच्चों को मारा गया, बेटियों के साथ जुल्म अत्याचार किए गए, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। उनमें से कई लोग जब किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए तो तुष्टीकरण करने वाली पूर्व की कई सरकारों ने भी उन्हें जो राहत देनी चाहिए, राहत देने की बात तो दूर, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। एक खास समुदाय के वोट बैंक को केवल खुश करने के लिए उन्हें अपना अपमानित किया गया, जलालत उन्हें झेलनी पड़ी। पड़ोस के देशों से आने वाले एक विशेष वर्ग को शरण दी गई, लेकिन इस हिंदू समाज के लोग जो वाकई में इसके हकदार थे उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं दिए गए। उनके कष्ट को जो समझा जाना चाहिए था, जिस संवेदना के साथ समझा जाना चाहिए था, वो नहीं समझा गया। लेकिन इस पीड़ा को किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। हमने उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को महसूस किया और हमारी सरकार ने कानून बनाकर, मेरे साथियों, यह सुनिश्चित किया कि हम उनके घाव पर मलहम लगाएंगे और हमने उस घाव को भरने का काम किया है जो घाव हमारे बहनों भाइयों को कष्ट दे रहा था, पीड़ा पहुंचा रहा था। इसलिए हम नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आए। अगर मैं सिंधी समाज की बात करूं यहां पर, तो सिंधी लोग सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं, जिसे इतिहासकार आज विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानते हैं। ऐसे लोग लंबे समय तक सेकंड क्लास सिटीजन, द्वयम दर्जे के नागरिक की तरह जीवन जिए, यह अन्य किसी को मंजूर हो सकता है, लेकिन हम लोगों को किसी भी सूरत में यह मंजूर नहीं था। भगवान झूलेलाल जी ने इस सौभाग्य को हमें दिया, मेरे बहनों भाइयों, कि हम अपने बहनों और भाइयों के लिए यह शुभ कार्य कर पाए। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो इनविटेशन लेटर मुझे मिला था उसमें कहा गया था कि सिंधी समाज के लोग मेरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं, यह लिखा हुआ था, धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मेरा मत यह है कि यह कानून कोई आपके ऊपर एहसान नहीं था, आपके ऊपर यह कोई उपकार नहीं था, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी थी, हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी। यह मानवीय कार्य था, यह एक मानवीय कार्य था, यह एक संवेदना का कार्य था, जिस कार्य को हम लोगों ने किया है। ऐसा समाज जो देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा खड़ा रहा है, जिसके नीयत के ऊपर सवालिया निशान कभी नहीं लगा है, जिसने स्वाधीनता संग्राम में अपना अनमोल योगदान दिया है, जिस समाज के पुरुषों और महिलाओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, जिस समाज के बहुत से व्यापारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को अपना समर्थन दिया था, उस समाज के लोगों के प्रति हमारा दायित्व है कि चाहे जैसे भी हो, जो भी करना हो, वह सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती थी और उसी जिम्मेदारी का हम लोगों ने निर्वाह किया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं सिंधी समाज के लोगों ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं और सिंधी समाज के लोगों ने हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। मैं आज हेमू कालानी जी को भी यहां याद करना चाहता हूं,
जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। सिंध के लोगों ने दया याचिका दायर की और ब्रिटिशर्स ने इसे मंजूर किया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि हेमू कालानी जी को अपने साथ के क्रांतिकारियों के नाम उजागर करने पड़ेंगे, लेकिन हेमू कालानी जी ने इसे साफ इनकार कर दिया था। यह थी एक नेशनल स्पिरिट, यह थी एक राष्ट्र भक्त की प्रखर भावना। और हेमू कालानी जी को 21 जनवरी 1943 को फांसी दे दी गई थी। आप कल्पना कीजिए कि उस समय वह केवल 19 वर्ष के थे। 19 वर्ष के युवा के अंदर किस प्रकार से प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, क्या देशभक्ति का जज्बा था उस जवान का, क्या मातृभूमि के लिए उस नौजवान का प्रेम था। यह दुर्भाग्य की बात है कि उस क्रांतिकारी के बारे में लोगों को जिस हद तक की जानकारी होनी चाहिए वह जानकारी नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनका नाम सुना है। मैं हेमू जी को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। साथियों, वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब विभाजन की त्रासदी की वजह से बहुत बड़ी जनहानि हुई थी और लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था। इस कारण सिंधी समाज को भी बहुत कुछ खोना पड़ा है। साथ ही उन्हें एक छल का भी शिकार होना पड़ा। वह छल किया उस समय की सरकार ने। पार्टीशन के समय कांग्रेस ने सिंध के लोगों को भारत आने के लिए मना किया। पार्टीशन के समय सिंध के लोगों को आने के लिए उन्होंने मना किया, जबकि उन लोगों को पता था कि सिंध में हिंदू माइनॉरिटीज को कितना खतरा था। भारत के विभाजन की घोषणा के तुरंत बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14 जून को दिल्ली में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सिंध, पंजाब और बंगाल के हिंदुओं और सिखों ने विभाजन के विचार का विरोध किया था। उन्होंने इस बैठक में विभाजन के खिलाफ मतदान भी किया था और यह भी मांग की थी कि उसकी सुरक्षा के लिए प्राविधान किए जाएं। हालांकि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया था उस समय। ऐसे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिंधी समाज की बेहद मदद की थी। मैं समझता हूं कि सिंधी समाज उसे नहीं भुला सकता है। संघ ने हिंदू समाज के लोगों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दी थी और 1943 से लेकर 1947 तक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गोलवलकर जी ने कई बार सिंध का दौरा भी किया था। वे सिंध के सभी प्रमुख शहरों में गए थे और वहां के प्रमुख हिंदू और सिंधी नेताओं, व्यापारियों, वकीलों और शिक्षाविदों से मिले। और जब अगस्त 1947 के प्रारंभ में उन्होंने कराची का दौरा किया तो लाखों की संख्या में सिंधी हिंदुओं ने उनका स्वागत किया था। इस दौरान संघ से सिंधी जुड़ाव स्वाभाविक रूप से बढ़ा था। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सिंधी समाज के लोगों और उनकी संस्कृति के पक्ष में खड़ी रही है और भविष्य में सदैव खड़ी रहेगी। और बहुत कम लोगों को यह बात याद है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही प्रयास किए थे। और वर्ष 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए थे तो उन्होंने एक गैर सरकारी विधेयक भी संसद में पेश किया था, जिसमें उन्होंने सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पेश किया गया यह बिल संसद में विरोध के कारण पारित नहीं हो पाया था। वर्ष 1967 में जब लोकसभा में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिल आया तो श्रद्धेय अटल जी ने इसका समर्थन करते हुए कहा था, मैं उनका कोट आपके सबके सामने रखना चाहता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सिंधी में भारत की आत्मा बोलती है, सिंधी में भारत की आत्मा बोलती है। सिंधी का रक्षण और विकास हमारे देश के सांस्कृतिक विकास का ही एक अंग है। मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन सिंधी मेरी मौसी है
और मैं सिंधी का उतना ही आदर करता हूं और मैं सिंधी का उतना ही आदर करता हूं जितना कि मैं हिंदी का आदर करता हूं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। यह स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि हम हमेशा से ही सिंधी लोगों के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, उनके हक के लिए खड़े हुए हैं और सिंधी समाज के अधिकार के लिए बहनों भाइयों खड़े हुए हैं और भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी खड़े होते रहेंगे। और हाल ही में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने सिंधी विस्थापितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिहाज से एक विशेष अभय योजना 2025 लागू की है और यह योजना सिंधी समुदाय के लिए सम्मान और सुरक्षा की प्रतीक है, जिससे 3 पीढ़ियों को न्याय मिल रहा है इस पहल के कारण। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, अगर हम इतिहास को देखें तो पाते हैं कि सिंधी लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी लालवानी जी कह रहे थे ना, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को। सिंधी भारत की ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, ओरिजिनल ट्रांसलेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने स्किल से कॉलोनियल रूल के बावजूद बिजनेसेस को, अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित किया है। अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद मॉडर्न बैंकिंग मेथड्स जैसे बिल डिस्काउंटिंग और साथ ही साथ प्रामिजरी नोट्स की उत्पत्ति सिंधु व्यापारियों द्वारा शुरू की गई हुंडी और पर्ची प्रणालियों से जो शुरू हुई है। पार्टीशन के बाद सिंधी समाज ने भारत में जीरो से शुरुआत की है। मेरे बहन भाइयों, सभी जानते हैं, जीरो से आप लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन उन्होंने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। और आज भारत सहित दुनिया के देशों में सिंधी समाज के लोग समाज निर्माण के कार्यों में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां अपनी सरनेम का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता न मिल जाए। आनी सरनेम का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता न मिल जाए, शायद ही देश में ऐसा कोई क्षेत्र हो।